हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं मैथ्स क्लास सेवेंथ की। मैथ्स चल रही है हमारी न्यू एनसीईआरटी बुक। वी आर ऑन चैप्टर 4। आज हम कवर करेंगे पेज नंबर 87 से 89 तक। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पेज नंबर 87 पे आपका टॉपिक दे रखा है सिंप्लीफिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पता है ऑलरेडी कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं। अब हम उनको सिंप्लीफाई करना सीखेंगे। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जैसे कि आपका कोई मैं एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिख दूं। यहाँ पर मैंने लिख दिया 2x प्लस वाई, तो ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। इनको सिंप्लीफाई कैसे करना है वो सीखेंगे हम। तो सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है उनको शॉर्ट फॉर्म में लेकर जाना। ओके। तो इसको समझाने के लिए उन्होंने एक एग्जाम्पल दे रखा है रेक्टेंगल का। तो सामने आपके एक रेक्टेंगल दिखाई दे रखा है। रेक्टेंगल एक क्या होता है? रेक्टेंगल इज अ क्वाड्रिलेटरल। एक क्वाड्रिलेटरल होता है। क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसमें चार साइड्स होती है। और रेक्टेंगल की खासियत ये होती है कि इसमें आमने सामने वाली साइड्स बराबर होती है। तो अगर ये वाली साइड लेंथ है, जिसको मैं लेंथ बोलूंगी, जिसको मैं एल से डिनोट करूंगी, तो इसके सामने वाली साइड इसके बराबर होगी, तो ये भी एल ही होगी, मतलब लेंथ ही होगी। अच्छा, इधर वाली जो साइड है इसको हम ब्रेथ मानते हैं, जिसको बी से डिनोट कर रहे हैं। तो इसके सामने वाली साइड भी ब्रेथ ही होगी, मतलब आपस में ये इक्वल होगी। एग्जाम्पल के लिए अगर ये 4 सेंटीमीटर है ना, तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगी। इस साइड की ब्रेथ अगर 2 सेंटीमीटर है तो इसके सामने वाली भी 2 सेंटीमीटर होगी। तो ये एक रेक्टेंगल कहलाएगा। ओके। तो अब ये रेक्टेंगल का क्या कर रहा है? पैरामीटर निकाल दे रहा है। पैरामीटर क्या होता है कि जो चारों साइड्स होती है ना, उन सबका एडिशन। तो किसी भी फिगर का जो पैरामीटर निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे? उसकी जितनी भी साइड है उसको ऐड करके उसका पैरामीटर आ जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, इस रेक्टेंगल का जब मैं पैरामीटर निकालूंगी तो मैं चारों साइड्स को प्लस करूंगी। तो यहां से करना शुरू करते हैं। देखिए, मैं एक रेक्टेंगल दोबारा बना रही हूँ। यहाँ पर ये रेक्टेंगल है। तो इसकी चारों साइड्स मुझे ऐड करनी है। तो ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये लेंथ है, अगेन ये ब्रेथ है। तो अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, ये पॉइंट मैं जो बना रही हूँ रेड कलर का, यहाँ से मैं चारों साइड्स ऐड करनी शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने ये वाली साइड ऐड करी है ना, तो ये लेंथ हो गई, है ना। फिर मैंने ब्रेथ को ऐड करा, तो लेंथ प्लस ब्रेथ। फिर अगेन मैंने लेंथ को ऐड करा, फिर लेंथ आ गई, और फिर मैंने अगेन ब्रेथ को ऐड करा। तो चारों साइड्स इसी तरह से ऐड होंगी। तो पैरामीटर क्या आ जाएगा? लेंथ, ये वाला लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ। तो ये सीक्वेंस बैठेगा। अच्छा, पूरा लेंथ और ब्रेथ ना लिखकर हमने लेंथ के लिए एल लिख दिया और ब्रेथ के लिए बी लिख दिया। तो ऑब्वियस सी बात है, पैरामीटर के लिए अब क्या होगा? एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी। ओके। तो चारों मैंने ऐड कर दिया, तो ये रेक्टेंगल का पैरामीटर आ गया। अब क्या करा इन्होंने नेक्स्ट में? ये ऑर्डर जो है थोड़ा सा आगे पीछे है, मतलब मैं एल को एल के साथ ले जाऊं, है ना, और बी को बी के साथ ले जाऊं। ऑर्डर मतलब आगे पीछे कर देना, उससे एडिशन में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, है ना। अगर मैं लिखूं एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, या पहले दोनों पे एल को ले आऊं और फिर दोनों बी को ऐड कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने एल और एल साथ में रख दिए और दो बी और बी साथ में रख दिए। ऐसा मैंने क्यों करा है? क्योंकि मुझे पता है मैं एल को एल से जोड़ सकती हूँ। तो एल प्लस एल हो जाएगा आपका 2L, ठीक है। और बी प्लस बी हो जाएगा आपका 2B। तो इसीलिए मैंने एल एल को एक साथ रख दिया था और बी बी को एक साथ रख दिया था, क्योंकि मुझे पता है एल प्लस एल 2L हो जाएगा और बी प्लस बी 2B हो जाएगा। इसको तो इसका मतलब ये है कि पैरामीटर का जो फाइनल सिंप्लीफिकेशन आ गया वो क्या आ गया? P इज इक्वल टू 2L प्लस 2B। तो ये हमने अब इस एक्सप्रेशन को, ये एक्सप्रेशन था पहले, है ना, जो पैरामीटर था, इसको मैंने सिंप्लीफाई करके पैरामीटर इज इक्वल टू क्या लिख दिया? 2L प्लस 2B। ठीक है, क्योंकि दो लेंथ है इसमें, दो ब्रेथ है, तो 2L प्लस 2B हो गया। तो ये इसका पैरामीटर निकल के आ गया। हमने सिंप्लीफाई कर दिया इसके एक्सप्रेशन को पैरामीटर के। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, बार बार फिर वही ये बोल रहा है कि जो एक्सप्रेशन था हमारा एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, ये हमारा इनिशियल एक्सप्रेशन था, मतलब शुरुआत हमने यहाँ से करी थी पैरामीटर की। लेकिन फाइनल जो हमने उसको सिंप्लीफाई किया तो फाइनल एक्सप्रेशन 2L प्लस 2B निकल के आया। ओके। तो ये दोनों दिखने में अलग है लेकिन इनकी वैल्यू सेम ही आएगी। ओके। लेकिन इसको हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया, मतलब शुरुआत हमने करी थी एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी से, और फाइनल जो हमने उसको इवेल्युएट करा वो करा 2L प्लस 2B। ओके। नेक्स्ट क्या दे रखा है? दे आर इक्वल इन सेंस द बोथ टेक द सेम। वही बोल रहा है कि दोनों हैं आपस में बराबर ही। अगर मैं कोई वैल्यूज असाइन करके देखूं ना, जैसे लेंथ मैं 3 मान लूं और ब्रेथ 4 मान लूं उस रेक्टेंगल की, और अब मैं इसकी वैल्यू इवेल्युएट करके देखूं, तो इस वाले एक्सप्रेशन से भी वैल्यू देखिए 14 ही आ रही है, और 2L प्लस 2B जो हमने सिंप्लीफाई कर लिया उससे भी 14 ही आ रही है वैल्यू, मतलब कि दोनों से वैल्यू सेम ही आने वाली है। कैसे? देखिए, एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, तो मैंने वैल्यूज पुट कर दी। देखिए, एल की जगह मैंने 3 पुट कर दिया और बी की जगह 4, तो इन सब चारों को ऐड करिए, प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4 14 आ गया। ऐसे ही
2l का मतलब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर यहाँ पर 2l लिखा है ना तो इसका मतलब होता है 2 × l। तो किसी नंबर और किसी लेटर नंबर के बीच में अगर कोई ऑपरेटर नहीं होता है तो वो मल्टीप्लाई होता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो 2l का मतलब हो गया 2 × l, और 2 × l कर दिया मैंने, तो 2 × l की वैल्यू 3 है, तो 2 × 3 हो गया। प्लस 2b को मैंने 2 × 4 कर दिया, क्योंकि b की वैल्यू 4 दे रखी है। अब इसको इवेल्युएट कैसे करा, देखिए 2 3 जा, ये हो गया 6 यहाँ पे, प्लस 2 4 जा 8। अब 6 + 8 क्या हो गया 14। देखिए तब भी वैल्यू सेम ही आ रही है ना। तो लेकिन ये एक सिंप्लीफाइड फॉर्म है 2l + 2b इस फॉर्म का। तो ये एक्सप्रेशन जो अर्थमेटिक एक्सप्रेशन था उसको हमने सिंप्लीफाई करके रख दिया, अदरवाइज वैल्यू सेम ही आएगी दोनों की अगर हम कोई वैल्यू रख के देखेंगे। ओके, अब कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं इसके। अब एक इन्होंने देखिए टेबल दे रखा है, इसमें जो है शॉपकीपर दो चीजें सेल कर रहा है, पेंसिल और इरेजर। डे 1 मतलब पहले दिन में उसने 5 पेंसिल बेची और 4 इरेजर बेचे, रबड़ जिसको हम बोलते हैं, है ना। अब इसने प्राइस भी बता रखा है, मतलब कि हर पेंसिल C रुपीज की थी, तो यहाँ पर लिखा है ना द प्राइस पर पेंसिल इज C रुपीज। और एक इरेजर की जो प्राइस थी, जो उसका जो पैसे आपको देने थे, मतलब वो कितने का था इरेजर, वो D रुपीज का था, ठीक है। तो ये आपको गिवन है। अब इन्होंने बोला है कि आप टोटल मनी बताइए कि शॉपकीपर ने कितना पैसा कमाया इन तीनों दिन में, अलग अलग करके बताएंगे। तो पहले दिन का देखें अगर, तो 5 पेंसिल बेची और 4 इरेजर बेचे। दूसरे दिन में 3 पेंसिल बेची, 6 इरेजर बेचे। तीसरे दिन में 10 पेंसिल बेची और इरेजर एक बेचा। ओके, तो अब हमें बताना है डे वाइज कि हर दिन उसने कितना पैसा कमाया। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमने एक पेंसिल ले ली, पेंसिल कितने की है C रुपीज की, मैंने मेंशन कर दिया। देखिए एक इरेजर ले लिया, इरेजर D रुपीज का है, ये हमें गिवन है। ओके, तो पहले दिन में डे 1 की बात करते हैं। डे 1 में 5 पेंसिल ली उसने, तो मैं यहाँ ने 5 पेंसिल मंगा ली, लिख दी, ठीक है। उसने कितनी पेंसिल शॉपकीपर ने सेल करी, 5 पेंसिल, ठीक है। उसके बाद इरेजर कितने सेल करे उसने, 4 इरेजर। तो हम डे 1 का ले रहे हैं, पहले एक एक करके निकालेंगे। डे 1 में आपका गिवन है, देखिए यहाँ पे 5 पेंसिल और 4 इरेजर। तो यहाँ पर देखिए एक पेंसिल C रुपीज की है ना। तो यहाँ पर देखिए ये भी C की, C, ये C रुपीज की है। तो अगर मैं सबको ऐड कर दूं ना, C + C + B + C + C, तो वो क्या हो जाएगा 5C। ठीक है, तो पेंसिल कितने की आ गई, 5C की। इरेजर आपकी D रुपीज की है, तो ये भी D की, ये भी D की, ये भी D रुपीज की, ये भी D रुपीज की। अब चारों को ऐड कर लीजिए, D + D + D + D क्या हो जाएगा 4D। ओके, तो पहले दिन जो उसने कमाई करी, पेंसिल से 5C रुपए कमाए और इरेजर से 4D रुपीज कमाए। तो टोटल उसने पहले दिन में कितने कमाए, दोनों को मैं जोड़ देती हूँ। पेंसिल से उसने 5C कमाए और इरेजर से उसने 4D कमाए। तो टोटल उसने जो पहला दिन अर्न करा पेंसिल और इरेजर दोनों से, वो करा 5C + 4D। अब देखिए इन दोनों को हम आपस में प्लस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि C और D अलग अलग लेटर नंबर्स हैं। अगर ये एक ही होते तो हम इनको प्लस कर सकते थे। तो पहले दिन की जो अर्निंग हो गई वो हो गई 5C + 4D। अब 5C + 4D कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। 5C + 4D का मतलब है 5 × C, क्योंकि अगर एक किसी नंबर और लेटर नंबर के बीच में कुछ नहीं होता तो मल्टीप्लाई होता है। 4D का मतलब है 4 × D। ओके, तो इस तरह से इसको इवेल्युएट करेंगे। डे 2 का देखते हैं। डे 2 में उसने 3 पेंसिल बेची, ठीक है, और 6 इरेजर बेचे। 3 पेंसिल आपकी हो गई, देखिए कि एक पेंसिल C रुपीज की है, तो C + C + C कितने हो गए ये 3C। और इरेजर के कितने हो गए, D + D + D + D + D + D, तो कितने हो गए 6D। तो टोटल उसने जो दूसरे दिन में कमाई करी वो करी, दोनों को जोड़ देती हूँ, है ना, दोनों मिला के तो बताएंगे कि कितनी कमाई करी पेंसिल और इरेजर से। तो वो 3C + 6D आ गया। तो ये डे 2 का आ गया। अब हम डे 3 का निकालते हैं। डे 3 में देखिए उसने 10 पेंसिल, यहाँ पे मैंने बना दी, देखिए 10 पेंसिल बेची और एक इरेजर बेचा। 10 पेंसिल कितने की हो गई 10C की, क्योंकि एक यहाँ पे यूनिटरी भी लगा सकते हो आप, कैसे करके देखिए, एक पेंसिल C रुपीज की है, तो 10 पेंसिल कितने रुपीज की होंगी 10 × C, या फिर इसको 10C भी लिख सकते हैं शॉर्ट में। तो 10 × C और 10C एक ही चीज होती है, ऑल राइट। और इरेजर का कैसे निकालेंगे, एक इरेजर ही निकालना है ना D रुपीज का, और इरेजर एक ही है, D लिख दीजिए या 1D लिख दीजिए। तो एक इरेजर कितना आ गया 1 × D, कितना हो गया ये 1D। तो यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा है, देखिए
डे 3 में 10C की तो पेंसिल बिकी और 1D की इरेजर बिकी। तो डे 3 की जो टोटल अर्निंग हो गई वो हो गई 10C प्लस 1D। ओके, तो डे वाइज हमने उसकी शॉपकीपर की अर्निंग निकाल ली है। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है, देखिए ये नेक्स्ट बोल रहे हैं द मनी अर्न बाय सेलिंग पेंसिल ऑन डे 1 इज 5C। अब खाली पेंसिल की बात हो रही है, ठीक है। अब आप इरेजर थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, इसमें खाली यहाँ पे मैं इसको कट कर रही हूँ क्योंकि इरेजर की बात नहीं हो रही है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि खाली ये बताइए कि डे 1 में पेंसिल कितनी बिकी। तो डे 1 में पेंसिल 5 बिकी, तो टोटल अर्निंग उससे कितनी हो गई 5C, है ना। ऐसे ही द मनी अर्न बाय सेलिंग, और डे 2 में कितनी बिकी 3 पेंसिल, तो उससे अर्निंग हो गई 3C। तो यहाँ पे डे 2 इज क्या लिखूंगी मैं 3C, ब्लैंक में आपका 3C आएगा। अच्छा, डे 3 में कितनी पेंसिल बिकी 10, तो 10 पेंसिल से कितनी अर्निंग हुई होगी 10C। तो ये डे 3 इज यहाँ पे क्या लिख दूंगी ब्लैंक में 10C। अब हम निकाल रहे हैं, देखिए अब क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो गया है कि अब ये बताइए कि तीनों दिन में मिला के खाली पेंसिल से उसने कितनी कमाई करी। तो अब यहाँ पे इरेजर का रोल ही नहीं है, खाली इसमें क्या करिए, वो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि तीनों दिन मिला के पेंसिल कितने की बेची। तो आप क्या करेंगे अब की बार 5C प्लस 3C प्लस 10C। तो अब आपका एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा 5C प्लस 3C प्लस 10C। तो ये फाइनल एक्सप्रेशन होगा ऑफ द टोटल मनी अर्नड बाय सेलिंग पेंसिल्स ऑन ऑल 3 days। ठीक है, तो ये अलग से हमने एक्सप्रेशन निकाला क्योंकि क्वेश्चन हमारा चेंज हो गया कि अब की बार हमें निकालना है कि टोटल उसने पेंसिल से कितनी कमाई करी हर दिन, सारे दिन मिला के। ओके, तो अब एक्सप्रेशन देखिए हमारा चेंज हो गया है। लेकिन अब देखिए ये सिंपल कैसे, इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या लिया 5 टाइम्स C, 3 टाइम्स C और 10 टाइम्स C, तीनों दिन का अलग अलग पेंसिल का निकाला है। तीनों को मैं प्लस कर देती हूँ। तो इसको प्लस करने का देखिए तरीका, देखिए क्या करा इन्होंने, हमने निकाला था ना अभी 5C पहले दिन का पेंसिल, 3C दूसरे दिन की पेंसिल और 10C तीसरे दिन की पेंसिल। इसमें इन्होंने क्या करा देखिए, इसको बोलते हैं कॉमन लेना। तो C आपने कॉमन ले लिया तीनों टर्म्स में से। तो पहले टर्म में बचा 5 प्लस दूसरे टर्म में बचा 3, तीसरे टर्म में बचा 10। तो आप इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे भी लिख सकते हो। इसको बोलते हैं कि एक जो कॉमन चीज आ रही है ना तीनों टर्म्स में, ये 3 टर्म्स है देखिए 1 2 3 3, इसमें C सब में कॉमन है, कॉमन है मतलब तीनों में है वो चीज, तो वो हम बाहर भी ले सकते हैं। तो इसका मतलब वैसे यही होता है C, और यहाँ पे ब्रैकेट के बीच में देखिए कुछ नहीं है, तो उसका मतलब है C मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 3 प्लस 10। तो फाइनल ये है एक्सप्रेशन आपका। इन तीनों को प्लस कर लीजिए, ये क्या आ गया 18। तो C मल्टीप्लाई बाय 18 आपका हो गया 18C। तो इसको C18 ना लिखकर 18C लिखते हैं, थोड़ा तरीके से अच्छा लगता है लिखने में। ओके, तो इसका मतलब 18C हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आ गया, जो कि हमने सिंप्लीफाई कर दिया उस चीज का जो आपने तीनों दिन में पेंसिल से कमाई की है। तो वो आ गया 18C। अब इनको हमने प्लस कैसे कर लिया, क्योंकि तीनों का जो वो था ना लेटर नंबर वो सेम था C, तो C को C से प्लस कर सकते थे। पीछे हमारा C और D को ऐड हमने नहीं किया था। ओके, अब देखिए इसमें इन्होंने क्या दे रखा है डे 1 में, अब और क्लियर होगा पिक्चर्स के थ्रू। डे 1 में 5 पेंसिल बेची तो ये हो गई 5C। डे 2 में 3 पेंसिल बेची तो ये हो गई 3C। डे 3 में 10 पेंसिल बेची तो ये 10C की पेंसिल बेची। तो टोटल उसने कितना अर्न करा, टोटल देखिए क्या करें हम इसको 5C प्लस 3C प्लस 10C, इसको मैंने सिंप्लीफाई करके अभी 18C निकाल लिया ना। नॉर्मल भी आप प्लस करोगे ना, 10C को आप चॉकलेट मान लो, है ना, जैसे 10 चॉकलेट प्लस 3 चॉकलेट प्लस 5 चॉकलेट, टोटल कितनी हो गई 18 चॉकलेट। आप गिनेंगे भी ना तो आपको 18 पेंसिल ही दिखेंगी। देखिए इसको गिन लीजिए, चाहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो टोटल कितनी पेंसिल हो गई 18 पेंसिल। एक पेंसिल C रुपीस की है तो 18 पेंसिल 18C की हो गई। 18C को हम 18 मल्टीप्लाई बाय C भी लिखते हैं। अब हम बार बार C कर रहे हैं, है ना, लेकिन अब यहाँ पे C की वैल्यू गिवन है अगले क्वेश्चन में कि अगर एक पेंसिल 50 रुपीस की है तो आप C ना लेकर अब की बार क्या करेंगे, C की वैल्यू मतलब C की जगह 50 रुपीस कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने 18C में 18 मल्टीप्लाई बाय 50 कर दिया, क्योंकि अब की बार इन्होंने बोला है कि C अगर पेंसिल, एक पेंसिल की कॉस्ट है ये, C मतलब कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, अगर वो 50 है तो 18 पेंसिल की क्या हो जाएगी 18 मल्टीप्लाई बाय 50। तो 18 पेंसिल कितने की बेची उसने 900 रुपए की। ओके, अगर आप नॉर्मली भी करोगे ना यहाँ पे 50 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50 नॉर्मल एडिशन भी कर लो, चाहे हर पेंसिल को 50 50 जोड़ जोड़ के, है ना।
तो ये हर पेंसिल का 50-50 अगर हम जोड़ेंगे ना इस तरह से 50 + 50 + 50 + 50 + 50, तो ये सबका एडिशन भी 900 ही आएगा। तो ये अलग तरीका हो गया, ये तो आप किसी भी तरीके से करेंगे आंसर सेम ही आएगा। तो अगर एक पेंसिल 50 रुपीज की है तो 18 पेंसिल 900 रुपीज की होगी। सो दैट्स योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यही सेम चीज हमें अब इरेजर के लिए करनी है। अब पेंसिल भूल जाइए। अब ये बताइए कि तीनों दिन मिला के उसने इरेजर कितने के बेचे। तो पहले दिन उसने 4 इरेजर बेचे। एक इरेजर D रुपीज का है तो 4 इरेजर कितने हो गए 4D के, मतलब 4 × D। तो ये 4D आ गया। ऐसे ही 6 इरेजर 6D के हो गए। 1 इरेजर 1D का हो गया। तो ये हो गया हमारा 4 इरेजर 4D का, 6 इरेजर 6D का और 1 इरेजर 1D का। यहाँ पे देखिए कैसे निकाला इसने। 1 इरेजर D रुपीज का है तो 6 इरेजर 6D के हुए, जो कि हो गया 6 × D। अब यहाँ पे 1 इरेजर D रुपीज का है तो 1 का ही तो निकालना है, तो 1 भी 1D का हो गया, जो कि हो गया 1 × D। अब इरेजर से अब ये पूछना चाह रहा है, क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेशन लिखिए टोटल मनी अर्न बाय सेलिंग इरेजर, ओनली इरेजर इन ऑल 3 डेज। तो ये डे 1 का 4D हो गया, डे 2 का 6D हो गया और डे 3 का 1D हो गया। तो टोटल उसमें कितने, आप वैसे भी काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इरेजर ही तो बेचे। तो टोटल इरेजर से उसने कितनी कमाई करी 11D। आप सिंपल भी देखेंगे, 1 इरेजर D रुपीज का है तो 11 इरेजर बेचे ना ऑल 3 डेज में। तो 11 इरेजर कितने के हो गए 11 × D, जिसको हम 11D लिखेंगे। तो इसका सिंपल एक्सप्रेशन आ गया 11D। ठीक है। तो इसमें देखिए तरीका अलग अलग है करने का। कि पहले तो उन्होंने डे वाइज पूछा कि पेंसिल और इरेजर कितने के बिके, कि डे 1 में कितने बिके, फिर डे 2 में कितने बिके, फिर डे 3 में कितने बिके। फिर उन्होंने क्वेश्चन चेंज कर दिया कि भाई पेंसिल अलग से बताओ कि तीनों दिन में पेंसिल कितने की बिक्री हुई, और फिर इरेजर अलग से बताओ। तो जो क्वेश्चन होगा उस हिसाब से एक्सप्रेशन बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या लिखा है, द एक्सप्रेशन फॉर टोटल मनी अर्न बाय सेलिंग। अच्छा, अब सारे दिन की, हर दिन की पेंसिल और इरेजर दोनों मिला के कितनी कमाई हुई उसको, देखो पेंसिल से उसको 18C हुई थी, हमने भी किया था ना। इरेजर से उसको 11D हुई थी। तो अब मैं टोटल कमाई निकाल लेती हूँ कि भाई सारे दिन में पेंसिल और इरेजर सारे दिन मिला के डे 1 डे 2 डे 3 में पेंसिल और इरेजर दोनों से कितना उसने अर्न किया है। तो क्या करूं मैं, पेंसिल और इरेजर का दोनों को प्लस कर दूं। तो ये हो गया 18C पेंसिल का था, 11D इरेजर का था, दोनों को मैंने प्लस कर दिया। अब अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि क्या इस एक्सप्रेशन को हम और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मतलब और भी शॉर्ट कर सकते हैं। तो आंसर इज नो, वी कैन नॉट, क्योंकि 18 तो C है और 11D है, और C और D अलग अलग लेटर नंबर्स है जो कि ऐड नहीं कर सकते। तो दैट मीन्स दे कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड फर्दर। आंसर आएगा इसका नो, इट कैन नॉट बी, इट कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड फर्दर। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए इन दिस प्रॉब्लम वी सो दैट एक्सप्रेशन इतने, जैसे आपका एक्सप्रेशन था ना 5C 3C और 10C, पहले मतलब तीनों दिन में पेंसिल कितनी बिकी, उनको मैं सिंप्लीफाई कर पा रही थी क्योंकि उन तीनों का लेटर नंबर C था। तो मैंने उनको ऐड करके 18C लिख दिया। लेकिन अब की बार 18C + 11D में जो लेटर नंबर्स हैं वो अलग अलग हैं, दोनों को हम ऐड नहीं कर सकते। तो ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, इसको ऐसे ही छोड़ना होगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, चेक दैट बोथ एक्सप्रेशन टेक द सेम वैल्यू व्हेन C इज रिप्लेस बाय डिफरेंट नंबर्स। मतलब C की जगह अगर मैं कुछ और नंबर ले लूं ना, क्या कह रहा है क्वेश्चन, अगर जैसे मैंने 18C लिखा, ठीक है, अब 18C ना लिखकर एक पेंसिल P रुपीज की थी, तो अब की बार एक पेंसिल P रुपीज की थी तो 18 पेंसिल कितने की होंगी 18P की। आएगा तो वही, देखिए 18P से भी वही आएगा, 18C से भी वही आएगा। तो अगर C की जगह मैं P या ABCD कोई भी लेटर नंबर ले लू ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये पूछ रहा है, चेक दैट बोथ एक्सप्रेशन टेक द सेम वैल्यू। यस, इट विल टेक द सेम वैल्यू, क्योंकि 18C मतलब, और C की वैल्यू पीछे मैंने देखा था एक पेंसिल 50 रुपीज की थी। तो 18C में C की जगह मैं 50 रखूंगी तो भी 900 आएगा, या फिर 18 अगर P ले लू, एक पेंसिल का P ले लिया मैंने लेटर नंबर, तो भी मैं P की जगह 50 रखूंगी तो भी 900 आएगा। तो 18 पेंसिल दोनों केसेस में 900 रुपीज की होगी। तो लेटर नंबर आप कोई भी ले सकते हो, इन्होंने C लिया है, आप कोई और लेटर नंबर भी ले सकते हो, दैट विल नॉट मेक अ डिफरेंस। सो थैंक you so much for watching. We'll cover the whole NCERT book for classes 6th, 7th, 8th. Thank you. Please subscribe to my channel.